कल हम डिस्कस कर रहे थे और हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो डिस्कस किया था। उससे ये सवाल है रिलेटेड, इसको देखते हैं। स्प्रिंग 2022 का सवाल है, रिक्वायरमेंट है इसकी। इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, स्टेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई चार्जेबल टू टैक्स फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2022 एंड ऑल्सो स्टेट द रीज़न फॉर योर ट्रीटमेंट। उसने कहा है कि मुझे बताएं कि वैल्यू सप्लाई कितनी होगी। स्टेट द का मतलब क्या है, मुझे बताएं कैलकुलेट करके कितनी वैल्यू होगी और उसकी रीज़न क्या है आपकी वैल्यू कैलकुलेट करने की, ये भी क्या करनी है आपने बतानी है। तो दो चीज़ें उसने पूछी हैं, अमाउंट एंड रीज़न जो है वो क्या करेंगे आप उसको बताएंगे। अब इसमें से इस तरह का सवाल ही आपको थ्योरेटिकल आना है। तो कल कहा था लास्ट लेक्चर में कि आपने उस कंसेप्ट को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आप इस तरह के सवालों का जवाब जो है वो लिख सकें। अब कहते हैं जी, फॉलोइंग आर द इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन कैरिड आउट बाय डिफरेंट इंटरप्राइजेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी 2022। ठीक है, टैक्सेबल गुड्स ऑफ रुपीज़ 8 लाख वर सोल्ड टू वन ऑफ द डीलर, द अमाउंट वॉज नेट ऑफ 20% रेट डिस्काउंट। कि हमने गुड्स बेची हैं 8 लाख की एक डीलर को, और ये 8 लाख जो है नेट ऑफ है। देखिए, जहाँ पे भी टैक्स में आपको नेट ऑफ का वर्ड मिलेगा ना, नेट ऑफ का मतलब है कि चीज़ कट गई हुई है, तो 20% टैक्स कटने के डिस्काउंट के बाद ये अमाउंट है, विच वॉज इन अकॉर्डेंस विद द मार्केट नॉर्म, कि हम मार्केट में हर बंदे को 20% डिस्काउंट ही क्या करते हैं, गिवन करते हैं। गॉट इट। द डिस्काउंटेड प्राइस वॉज नॉट शोन ऑन द टैक्स इनवॉइस, लेकिन ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है ये टैक्स इनवॉइस के ऊपर हमने नहीं शो की। हमने कल क्या पढ़ा था, दो कंडीशंस हैं, कौन कौन सी। एक, डिस्काउंटेड प्राइस इनवॉइस पे लिखी होनी चाहिए, दूसरा मार्केट नॉर्म्स के मुताबिक होना चाहिए। तो ये मार्केट नॉर्म्स के मुताबिक तो है, लेकिन इनवॉइस के ऊपर ये मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब अब हम डिस्काउंटेड सेल्स नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें, जो डिस्काउंटेड है ये तो हमें अलाउ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कि भाई ये 8 लाख है, ये 20% डिस्काउंट के बाद है, ये किसको शो कर रहा है, 80% को। तो आप करेंगे कितनी, आंसर आएगा इसका 1 मिलियन। ये इसकी बनेगी वैल्यू सप्लाई। और रीज़न क्या है, बिकॉज उसने रीज़न नहीं बताए, तो रीज़न ये है कि भाईजान उसने इनवॉइस के ऊपर ये डिस्काउंटेड वैल्यू जो है वो नहीं मेंशन थी, दैट्स वाई डिस्काउंट जो है वो क्या हो गया, डिसअलाउ हो गया है। उसके बाद है टैक्सेबल गुड्स ऑफ रुपीज़ 15 लाख वर यूज फॉर इंटरनल टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन पर्पस, कि आपकी गुड्स हैं जो कितने की बनाई हैं आपने, 15 लाख रुपए की, और आप खुद उसको टेस्टिंग वगैरह के लिए क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। 40% ऑफ दीज गुड्स वर लोकली प्रोक्यूर्ड, इसमें से 40% गुड्स जो हैं आप लोकली प्रोक्यूर्ड करेंगे, खरीदेंगे। एंड वाइल 60% ऑफ दीज गुड्स आर ऑन मैन्युफैक्चर्ड। इसको पढ़ें, बताएं क्या जवाब होगा, ध्यान से। क्यों? हमने कल सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी थी। सप्लाई की डेफिनेशन का पहला पॉइंट ओपन करें, क्या था कि अगर मैन्युफैक्चरर है कोई जो गुड्स को बना रहा है, अगर वो गुड्स को खुद इस्तेमाल कर ले, ड्राइंग्स कर ले, बिज़नेस यूज़ के लिए इस्तेमाल करे या नॉन बिज़नेस यूज़ के लिए भी इस्तेमाल करे, तो वो क्या होती है, सप्लाई होती थी। तो भाई आपने खुद गुड्स बनाई हैं और आप खुद ही उसको इस्तेमाल कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए, तो ये क्या होगी, आपकी सप्लाई कंसिडर होगी। तो कितनी टोटल थी, 15 लाख की। इस 15 लाख में 60% आपने अपने इस्तेमाल की है ना, तो आपकी बनेगी 15 लाख का आप लेंगे 60% कितना आएगा, 9 लाख आएगा। दिस 9 लाख इज़ योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। आप इसके ऊपर क्या करेंगे, सेल्स टैक्स जो है कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज जो आप ख़रीद के लेके आए हैं उसको तो आप पे करके आगे होंगे, वो तो ख़रीदा है आपने, ये आपने बाय नहीं किया, ये आपने खुद की गुड्स इस्तेमाल की हैं, तो ये भी क्या है, आपकी सप्लाई कंसिडर होगी। सप्लाई के डेफिनेशन का पॉइंट नंबर 1। उसके बाद है एडवांस ऑफ रुपीज़ 6 लाख वो रिसीव फॉर गुड्स टू बी डिलीवर इन अप्रैल। एडवांस मिला है, अभी हम इसको देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई में, तो 6 लाख जो है हमारी क्या बनेगी, वैल्यू सप्लाई जो है बन रही होगी। उसके बाद है 1000 यूनिट्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स लिस्टेड इन द थर्ड स्केड्यूल
वर सोल्ड एट अ यूनिट प्राइस ऑफ ₹5000। ये गुड्स हैं जो थर्ड स्केड्यूल आइटम में फॉल कर रही हैं, हमने उनको बेचा है 5000 रुपये का, लेकिन उनकी रिटेल प्राइस जो है वो कितनी है 6000 रुपये की। जब कल हम डिस्काउंट की बात कर रहे थे हमने वहाँ पढ़ा था कि जो आपकी रिटेल आइटम्स होती हैं, थर्ड स्केड्यूल आइटम्स होती हैं, वो कभी भी रिटेल प्राइस से कम पे सेल नहीं हो सकती। तो इसलिए ये क्या होगा, ये आपका 6000 ही वैल्यू सप्लाई जो है वो कंसिडर होगी, 5000 नहीं होगी। उसके बाद न्यू पार्ट्स ऑफ ₹1.2 मिलियन वर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू रिप्लेस द डिफेक्टिव पार्ट्स अंडर वारंटी। फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर वारंटी जो रिप्लेसमेंट होती है वो सप्लाई नहीं होती, तो ये वैल्यू सप्लाई इसकी कोई भी नहीं होगी। फिर टैक्सेबल गुड्स हैं, आपने 4 लाख की बेची हैं एट अ क्रेडिट टर्म्स ऑफ 2/10। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 10 दिनों में पेमेंट कर दोगे तो हम आपको 2% मज़ीद डिस्काउंट दे देंगे। तो ये अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट है। हमने कल पढ़ा था कि अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट का टैक्स में ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, तो भाई वो इग्नोर है। तो 4 लाख ही क्या होगी हमारी वैल्यू सप्लाई जो है कंसिडर हो रही होगी। इज दैट क्लियर? एडवांस मिला सप्लाई, 6 लाख का एडवांस मिल के सप्लाई है आपकी, डेट शीट। इसको देख ले, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? फिर हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। बुक में भी यही लिखा हुआ है, वैसे कसम उठवा लें, बुक में भी यही लिखा हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, ये स्प्रिंग 2011 का है। वैल्यू सप्लाई ही हमने क्या करनी है, हमने इसकी डिटरमिन जो है वो करनी है। कहते हैं जी, समद कॉरपोरेशन सप्लाइज स्पेशलाइज्ड मटेरियल टू वेरियस इंडस्ट्रियल कंसर्न्स। द कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी 2011। कंपनी ने ये कुछ ट्रांजैक्शन की हैं फरवरी के महीने में 2011 की। कहते हैं सप्लाई ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग ₹3 मिलियन टू ABL लिमिटेड, ABL। इट हैज़ बिन एग्रीड दैट, आपने मटेरियल है जिसकी कॉस्ट क्या है 3 मिलियन है, आपने ABL को बेचा है और आपके एग्रीमेंट क्या हुआ है, ABL वुड सेटल द ट्रांजैक्शन बाय पेइंग 1.5 मिलियन इन कैश, कि वो 15 लाख रुपये कैश में पे करेगा और बाकी अमाउंट जो है उसने कहा है कि आप हमारा इंपोर्ट कोटा इस्तेमाल कर लेना, ठीक है, ये हम सेटलमेंट इस तरह आप करवा देंगे, पैसे पे कर देंगे। हालांकि मार्केट प्राइस जो है वो कितनी है 3.5 मिलियन है। तो बताएं वैल्यू सप्लाई क्या होगी, क्या होगी? क्यों? हमने कल क्लियर पढ़ा था कि अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन है जो इन काइंड हुई है तो हम सारा कुछ इग्नोर कर देंगे, जो उस वक्त ओपन मार्केट प्राइस होगी वही मेरे लिए क्या कंसिडर होगी, वैल्यू सप्लाई। तो क्या होगी यहाँ पे 3.5 मिलियन कंसिडर हो रही होगी। फिर सप्लाई ऑफ मटेरियल टू DML लिमिटेड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ ₹6.8 मिलियन, कि हमने DM लिमिटेड को सप्लाई की है डिस्काउंट के ऊपर कितने की, 6.8 मिलियन की। ड्यू टू पर्टिकुलर रिलेशनशिप DML हैज़ अलाउड अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 15%। उसको हमने डिस्काउंट कितना दे दिया है 15%, हालांकि हमारा नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस कितनी है 8% है। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगी, हम इसका क्या करेंगे, डिसअलाउ करेंगे। तो देखें ये 6.8 मिलियन जो है ये है 15% डिस्काउंट के बाद। तो आप इसको अगर 0.85 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी ग्रॉस वैल्यू कितनी बनती है, कितनी, 8 मिलियन। और आपका नॉर्मल डिस्काउंट कितना है 8%। तो आप इसको 0.92 से मल्टीप्लाई कर दें डिस्काउंट के बाद से, कितने वैल्यू आएगी 7.36 जो है वो क्या बनेगी, आपकी वैल्यू सप्लाई बनेगी, 6.8 मिलियन नहीं होगी। क्लियर है ये? उसके बाद सप्लाई ऑफ 20 टन्स ऑफ मटेरियल फॉलिंग अंडर थर्ड स्केड्यूल टू BML एट अ होलसेल प्राइस ऑफ ₹138।
भाई थर्ड शेड्यूल की आइटम है, रिटेल आइटम है, और आपने कितने की बेच दी है? 138 की, हालांकि उसकी जो रिटेल प्राइस है वो कितनी है? 150 पर टन है। रिटेल आइटम्स को कभी भी डिस्काउंट पे सेल नहीं कर सकते, तो रिटेल प्राइस ही हमारी क्या होगी? वैल्यू सप्लाई जो है कंसिडर हो रही होगी। क्लियर है? इसको एक दफ़ा देख लें, इसमें कोई सवाल है तो मुझे बताएं, फिर हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ टाइम ऑफ सप्लाई। ये क्लियर है? देखिए अब हम कल डिस्कस कर रहे थे भाई सप्लाई क्या होती है, हमें चल गया पता। फिर हमें लग गया पता कि वैल्यू सप्लाई क्या है, कि हमने किस वैल्यू के ऊपर अपना टैक्स जो है कैलकुलेट करना है, हमने वो भी देख लिया। अब इसके साथ थर्ड पॉइंट है कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, किस डेट के ऊपर हमने सप्लाई अपनी रिकॉर्ड करनी है, वो हमने यहाँ पे देखनी है। जैसे आप आज एक गुड्स लेने जाते हैं, आप 28 जून को एडवांस पे करते हैं, गुड्स आपको यकम जुलाई को मिलती हैं, रिमेनिंग पेमेंट आप 10 को करते हैं, तो किस डेट के ऊपर सप्लाई रिकॉर्ड करेंगे? आप किस्तों के ऊपर चीज़ लेते हैं, आप आज एडवांस पे करते हैं, आप इंस्टॉलमेंट 1 साल की पे करते हैं, 1 साल के बाद गुड्स आपका नाम हो जाती हैं, तो सवाल ये है कि भाई किस डेट के ऊपर सप्लाई रिकॉर्ड करेंगे? वैल्यू तो हमने देख ली है कि वैल्यू हमारी क्या होगी, किस तरह से डिटर्मिन करेंगे। सवाल ये है कि किस टाइम के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, वो है हमारे लिए क्या? टाइम ऑफ सप्लाई। एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमने यहाँ पे देखनी है, सुपर इम्पॉर्टेंट है इस अटेम्प्ट के लिए। इसमें 3 सिनेरियोज हैं। पहला है नॉर्मल सिनेरियो, दूसरा हम देखेंगे सर्विसेज के लिए, और तीसरा हम देखेंगे हायर परचेज का, किस्तों का। पहले हम बात करते हैं सर्विसेज का। तो भाई सर्विसेज आसान सा हाल क्या कि जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिस दिन आप जिस टाइम पे डेट पे सर्विसेज रेंडर करते हैं ना, क्या होती है? आपकी टाइम ऑफ सप्लाई होती है। आपने एक बंदे से नक्शा बनवाया, उसने जिस दिन नक्शा बना के आपको हैंड ओवर कर दिया, द टाइम सप्लाई। आपने एक बंदे से कंसल्टेंसी सर्विसेज ली सॉफ्टवेयर की, उसने जिस दिन आपको वेबसाइट बना के दे दी, ये है आपकी टाइम ऑफ सप्लाई। तो जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस सर्विसेज दे दी हैं आपने, वो क्या होगी? टाइम ऑफ सप्लाई होगी। आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं, आप खाना खाते हैं, तो रेस्टोरेंट वाले क्या कर रहे हैं? आपको सर्विसेज। तो भाई जब आप खाना खा लेते हैं, उसने सर्विस प्रोवाइड कर दी, अब वो आपकी बिल चार्ज करें, तो वही आपकी क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई है, जब उन्होंने क्या किया? आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं। गॉट इट? अब हम आते हैं नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर। नॉर्मल जो डेली हम सेल परचेज कर रहे हैं, इसका असूल क्या? इसमें हमने 3 चीज़ें देखनी है। क्या? डिलीवर, गुड्स अवेलेबल और डेट ऑफ पेमेंट। इन तीनों में से जो सबसे पहले दिन आ गया, वही हमारी क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई। क्या क्या? गुड्स अवेलेबल, गुड्स डिलीवर, डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज़ अर्लियर। जो इनमें सबसे पहले डेट होगी, वही हमारी क्या टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो कंसिडर हो रही होगी। और आखिरी है हमारे पास हायर परचेज। हायर परचेज एग्रीमेंट में हम क्या देखते हैं? बेसिकली हम हायर परचेज एग्रीमेंट में देख रहे होते हैं कि जो डेट
एग्रीमेंट है, जिस दिन हमने एग्रीमेंट किया वो मेरे टाइम ऑफ सप्लाई है। भाई एडवांस इज़ इररेलेवेंट, इंस्टॉलमेंट्स आर इररेलेवेंट, कितनी किस्तें पे हुई हैं, कब गुड्स डिलीवर हुई हैं, सारा इररेलेवेंट कर दिया गया है। हमारे लिए रेलेवेंट तरीन चीज़ क्या है कि भाई जिस हम ऑफ एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिस दिन किस्तों का एग्रीमेंट होगा वही मेरे लिए आएगी, वही मेरी टाइम ऑफ सप्लाई जो है कंसिडर होगी। तो तीन बातें हैं। नॉर्मल का रूल क्या है? गुड्स अवेलेबल, डिलीवर और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर। उसका जो है आपका हायर परचेज, उसका रूल डेट ऑफ एग्रीमेंट। और सर्विस का रूल क्या है? जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तब हम क्या करेंगे, हम इसी तरह पढ़ लें, फिर आगे हम पार्टली सप्लाई को देखते हैं, उसको हम किस तरह से अकाउंट फॉर कर रहे होते हैं। हमें क्लियर है? उसके बाद हम देखते हैं पार्टली पेमेंट का। इसको डिस्कस ज़रा करते हैं क्या है ना, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टली पेमेंट। फॉर एग्जांपल आपने ऑर्डर दिया था 1000 गुड्स का, ठीक है, और आपके पास अगस्त का महीना है और आपके पास क्या है, सितंबर का महीना है। आप ऑर्डर प्लेस करके आए हैं 1000 गुड्स का जुलाई के महीने में। 500 उसने गुड्स आपको अगस्त में दी हैं और 500 गुड्स उसने कब दी हैं आपको, सितंबर में दी हैं, ठीक है। अगर अगस्त के महीने में भी गुड्स टैक्सेबल हैं और सितंबर के महीने में भी गुड्स टैक्सेबल है तो कोई मसला नहीं है। आपको 500 गुड्स मिली हैं, आप इसे क्या करेंगे, अपने सप्लाई रिकॉर्ड करेंगे, टैक्स चार्ज कर देंगे, और यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, इसको टैक्स चार्ज कर देंगे। इवन जब बंदा बेच रहा है टैक्स तो वो लेगा ना आपसे, उससे पता है यार ये मेरी गुड्स अगस्त में भी टैक्सेबल है, मेरी गुड्स जो है वो सितंबर में भी टैक्सेबल है। तो जब 500 गुड्स यहाँ चार्ज करेगा, आपको इनवाइस भेजेगा, आपसे पेमेंट लेगा, टैक्स चार्ज कर लेगा। 500 गुड्स यहाँ भेजेगा, आपको इनवाइस भेजेगा और क्या करेगा, टैक्स चार्ज कर लेगा। ये तो बहुत सिंपल सा है कि भाई जब गुड्स बेची टैक्स ले लिया आपने। लेकिन आपने ऑर्डर दिया हुआ है जुलाई में, उसको भी पता है सेलर को मैंने इसको 1000 गुड्स ही बेचनी है, लेकिन अब सिनेरियो में चेंजेस आ रही हैं कि अगस्त के महीने में जब वो गुड्स डिलीवर कर रहा है तो गुड्स जो हैं वो टैक्सेबल हैं, लेकिन जब वो सितंबर के महीने में गुड्स डिलीवर करेगा तो वो क्या हो जाएगी, एग्जैम्प्ट हो जाएगी। तो 500 उसने गुड्स यहाँ बेची हैं, 500 गुड्स उसने यहाँ बेची हैं। अब ये कैसे होंगे एग्जैम्प्ट? भाई गवर्नमेंट है, जब भी लॉ चेंज कर दे, क्या पता उनका। तो अब तो क्या हम 500 पे टैक्स चार्ज करेंगे, बिकॉज एग्जाम पे टैक्स चार्ज होता ही नहीं है। लेकिन अब क्या किया रहेगा भाई, इसको जब बंदे को पता है कि मुझे ऑर्डर 1000 गुड्स का मिला था, ठीक है, और इस महीने में गुड्स टैक्सेबल है और इस महीने में मेरी गुड्स एग्जाम्प्ट हो रही हैं, तो अगर ये 1000 गुड्स पर टैक्स लेगा तो टैक्स ज़्यादा आएगा, अगर 500 गुड्स पर टैक्स लेगा तो क्या होगा, टैक्स कम आएगा। लेकिन अगर ये पार्टली का सिनेरियो है तो कहते हैं जिस महीने में गुड्स आपकी टैक्सेबल थी आप सारी सप्लाई इसी महीने में रिकॉर्ड करेंगे। बेशक आपने उसको 1500 गुड्स भेजी हैं, आप उससे 1000 गुड्स का टैक्स जो है वो क्या करेंगे, इसी महीने में ले लेंगे। जिस महीने में एग्जाम्प्ट है हम उसको काउंट फॉर नहीं करेंगे। इन अदर वर्ड्स, आप अगस्त में गुड्स उसको बेचते हैं, अगस्त में एग्जाम्प्ट होती हैं
और सितंबर में क्या हो जाती हैं, टैक्सेबल हो जाती हैं। तो जिस महीने में गुड्स टैक्सेबल होंगी आप सारे का सारा टैक्स जो है वो क्या करेंगे, उसी महीने में ले लेंगे। क्यों? बिकॉज आपके टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो उसी महीने में रिकॉर्ड हो रही होगी। तो इन शॉर्ट जिस महीने में आपकी गुड्स टैक्सेबल है आपके टाइम ऑफ सप्लाई वही महीना है। तो जस्ट जो महीना आपका टाइम ऑफ सप्लाई है आप उसमें क्या करेंगे, अपना टैक्स जो है वो कलेक्ट कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? आप पूरी की पूरी टाइम ऑफ सप्लाई किस महीने में कंसिडर करेंगे, जिस महीने में टैक्सेबल है। देखिए पहले सिनेरियो में अगस्त में भी टैक्सेबल है और सितंबर में भी टैक्सेबल है, तो कोई फ़र्क ही नहीं है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को 1000 गुड्स पर टैक्स मिल रहा है। लेकिन अगर अगस्त में टैक्सेबल है, सितंबर में एग्जाम्प्ट है, तो अब गवर्नमेंट को नुकसान हो सकता है। तो ये पार्टली सेपरेट का सीन है। अगर एक किसी महीने में गुड्स टैक्सेबल हैं, किसी महीने में गुड्स एग्जाम्प्ट हो रही हैं, तो असूल ये है जिस महीने में सारी गुड्स टैक्सेबल होंगी हम उसी महीने में हम क्या करेंगे, अपने टाइम ऑफ सप्लाई को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ठीक है, ये सवाल है ऑटम 23 का जो इसमें से आया हुआ है। इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 रूल्स मेड अंडर आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द टाइम ऑफ सप्लाई। उसने कहा है बताएं क्या है टाइम ऑफ सप्लाई, मंथ कौन सा है फॉर द चार्जेबिलिटी ऑफ सेल्स टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन, इन ट्रांजैक्शंस के लिए। फॉलोइंग आर द इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन कैरिड आउट बाय डिफरेंट इंटरप्राइजेस। ठीक है, हमने बताना है टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, मंथ कौन सा है। इन नवंबर 2022 एन एग्रीमेंट फॉर द एक्विजिशन ऑफ मशीन ऑन हायर परचेज वाज साइन। हमने नवंबर 22 में एग्रीमेंट किया था मशीन को किस्तों पर लेने के लिए। भाई अब ख़त्म कहानी, आगे जो मर्जी कहानी करे इररेलेवेंट है। उसने क्या पूछा मेरे से, टाइम ऑफ सप्लाई। और हमने क्या पढ़ा है कि अगर हायर परचेज है तो जो डेट ऑफ एग्रीमेंट है वही मेरी क्या होती है, टाइम ऑफ सप्लाई। तो हमने एग्रीमेंट कब किया है, नवंबर में। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी मेरी, नवंबर ही होगी। आगे भाई कब किस्तें पे कर रहे हैं, कितने एडवांस पे कर रहे हैं, कब मशीन हमारे नाम होगी, सारा कुछ मेरे लिए क्या हो गया, इररेलेवेंट हो गया। बिकॉज अगर हायर परचेज का एग्रीमेंट हुआ है तो जिस महीने में एग्रीमेंट हुआ है, जो डेट ऑफ एग्रीमेंट है वही मेरा क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई जो है कंसिडर हो रहा होगा। गॉट इट? उसके बाद है हमारे पास दिसंबर 2022 में एंड एडवांस ऑफ ₹12 मिलियन वो रिसीव अगेंस्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बी मेड इन मार्च 2023। आपको दिसंबर में 12 मिलियन मिल रहा है और गुड्स आपने देनी है मार्च में। अभी हमने रूल पढ़ा है, गुड्स अवेलेबल, डिलीवर और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर। पैसे आज मिल गए हैं, गुड्स मार्च में जानी है, तो भाई ठीक है पैसे मिल गए एंड क्या होगी हमारी ये टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो रिकॉर्ड हो रही होगी। ठीक है, उसके बाद है अ मशीन ऑफ ₹38 मिलियन वॉज परचेज इन जुलाई बट इट वॉज पुट इन टू यूज़ इन नवंबर। मशीन ले आए हो, ख़रीद लिया आपने, असूल वही है, गुड्स डिलीवर, मेड अवेलेबल और डेट ऑफ पेमेंट। भाई गुड्स आपके पास आ चुकी है, आपके पास मशीन आ चुकी है, आपने इस्तेमाल लेट शुरू किया है, ये तो आपका मसला है ना। तो आपने जुलाई के महीने में लिए तो वही क्या होगी आपकी टाइम ऑफ सप्लाई जो है कंसिडर होगी। और गुड्स ऑफ ₹7 मिलियन वर सोल्ड इन सितंबर 2022। 7 मिलियन की गुड्स आपने सितंबर में बेची थी बट ड्यू टू लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एट बाय प्रेमिसेस द गुड्स वर डिलीवर इन जनवरी। अब असूल क्या है, डिलीवर, मेड अवेलेबल, डेट ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पे देखें सितंबर में ही हमने सो गुड्स अवेलेबल कर दी हैं, वो हमसे कब लेके गया है, जनवरी में लेके गया, तो उसका मसला है। हमारे लिए गुड्स कब अवेलेबल थी, सितंबर में, तो सितंबर ही हमारे लिए क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई जो है कंसिडर हो रही होगी। क्लियर है? अब इसको पढ़ लें फिर हम आगे चलते हैं। इसको ज़रा रीड करें टाइम ऑफ सप्लाई को, फिर हम आगे चलें। और ये सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपको इनको सवाल देख के भी समझ लग गई होगी कि इनमें से सवाल किस तरह के आ रहे हैं। आप इन्हें क्रैम नहीं करेंगे, आप इनके प्रोविजंस जो हैं, जो रूल्स लिखे हुए हैं, जो असूल बयान किए गए हैं, आप उनको समझेंगे, आप उनको अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसको ज़रा देख लें, फिर हम आगे चलते हैं, चैप्टर को हम अब वाइंड अप करें।
सैटरडे को आपका इस चैप्टर का टेस्ट है, चैप्टर नंबर 18 का, सेल्स टैक्स डेफिनेशंस ओनली। अगर हम देखें तो अगर डेफिनेशंस में वाइंड अप करते हैं इसको, सेल टैक्स क्या होता है हमने इसको देख लिया हुआ है, हमने पढ़ लिया। आउटपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है, पर्सन क्या होता है हमने इसको देख लिया। रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है हमने इसको भी यहाँ पे क्या कर लिया, देख लिया। फिर टैक्सेबल एक्टिविटी क्या है, उसकी एक्सेप्शंस क्या हैं हमने वो भी देखी। टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाईज इसको भी देखा। गुड्स क्या होती हैं, गुड्स की एक्सेप्शन क्या होती हैं वो भी हमने देख ली। सप्लाई हमने हर चीज़ बड़ी तफसील में डिस्कस की है। इवन हमने पास पेपर का सप्लाई सवाल भी किया था, याद है। फिर सप्लाई चेन क्या होती है, सप्लाई चेन इज़ अ ट्रांजैक्शन ऑफ सीरीज़। देखिए एक एंड कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर लाहौर में बैठा हुआ है और फैक्ट्री लगी हुई है कराची में। तो कराची फैक्ट्री से लेके एंड कंज्यूमर तक जो उसके पास गुड्स जिस तरह आएंगी उसमें जो जो लोग इन्वॉल्व होंगे उसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई चेन। ये रीड ओनली है। अब इसमें कौन कौन आएगा, सबसे पहले इंपोर्टर है। इंपोर्टर गुड्स इंपोर्ट करके किसको देगा, मैन्युफैक्चर को। मैन्युफैक्चर गुड्स बना के किसको देगा, डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर गुड्स किसे बेचेगा, होलसेलर को। वो किसे बेचेगा, रिटेलर को। और उसको हम जाके ख़रीद रहे होंगे। तो ये हमारी पूरी क्या बनती है, सप्लाई चेन बन रही होती है। फिर नाउ हु इज़ इंपोर्टर, इंपोर्टर वो पर्सन है जो पाकिस्तान में गुड्स जो है क्या कर रहा होता है, इंपोर्ट कर रहा होता है। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ इम्पोर्टर, एक होता है कमर्शियल इम्पोर्टर और दूसरा होता है हमारे पास नॉन कमर्शियल इम्पोर्टर। ये सिर्फ आपको इसका डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। कमर्शियल इंपोर्टर कौन होता है, वो बंदा जैसा कारोबार ही है कि वो गुड्स को इंपोर्ट करेगा या रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करेगा या मशीन को इंपोर्ट करेगा और आगे उसको बेच रहा होगा, उसे हम क्या कहते हैं, कमर्शियल इंपोर्टर कहते हैं। और नॉन कमर्शियल इंपोर्टर वो होगा जो सिर्फ गुड्स को या इन्वेंट्री को या वट जो भी चीज़ें इंपोर्ट करेगा और ख़ुद इस्तेमाल करेगा, वो कौन है आपके लिए, नॉन कमर्शियल इंपोर्टर है। उसके बाद है मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर किसे कहते हैं। मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूसर का मतलब है वो पर्सन हु एंगेजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो गुड्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, चाहे उसका रॉ मटेरियल है या नहीं है। हमने कल डिस्कस किया था कि अगर आपका रॉ मटेरियल नहीं है और आप किसी कहने पे गुड्स बना के दे रहे हैं तो आपको हम क्या कहते हैं, टॉल मैन्युफैक्चरर कह रहे होते हैं। कल डिस्कस किया था, हमने नहीं किया था ये। सो बेशक आपका रॉ मटेरियल है या नहीं है, आप गुड्स बना रहे हैं, आप कौन है, मैन्युफैक्चरर हैं। या अगर किसी कंपनी की बैंकरप्सी हो गई या लिक्विडेशन हो गई है तो उस अमल में अगर कोर्ट जो है कोई ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट कर देती है जो आगे कंपनी की बैंकरप्सी करेगा और उसके एसेट्स बेचेगा और सारा कुछ बेच के देगा, उसको भी हम क्या कहेंगे, हम उसको मैन्युफैक्चरर कहेंगे। या वो बंदा जिसके पास लीगल कैपेसिटी है कि वो कंपनी के एसेट्स बेच सकता है इन केस ऑफ बैंकरप्सी, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चर कहला रहा होगा। या वो बंदा जिसके पास पेटेंट्स को यूज़ करने का प्रोप्राइटरी राइट्स वगैरह मौजूद हैं, उसको भी हम क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरर कह रहे होंगे। इसे भी आप एक दो दफ़ा रीड कर लीजिएगा। टॉल मैन्युफैक्चरिंग हमने बड़ी तफसील में कल डिस्कस किया था क्या होती है क्या नहीं होती। उसके अच्छा ये मैन्युफैक्चर था। अब हम देखेंगे मैन्युफैक्चर किसे कहते हैं। वो मैन्युफैक्चर था बनाने वाला, अब हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चर किसे कहते हैं या प्रोड्यूस करना किसे कहते हैं। तो मैन्युफैक्चर में क्या है, अ प्रोसेस इन विच एन आर्टिकल इज़ कन्वर्टेड इनटू अनदर डिस्टिंक्ट आर्टिकल्स। भाई कपड़ा लेके आते हो, उसके सी के शर्ट बना देते हो, तो कपड़े से क्या कर दिए, शर्ट बना दिए, एक आर्टिकल से आप शर्ट बना दिए, तो ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है। Any process in which an article is so changed that it becomes capable of being put to use differently। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिस पे आपने आर्टिकल को इतना चेंज कर दिया है कि उसका यूज़ ही क्या हो गया है, टोटली डिफरेंट हो गया है। आप लकड़ी लेके आए हैं, आप डाइस बना दिए, अब इस डाइस से वापस लकड़ी नहीं बन सकती, लेकिन इसका यूज़ डिफरेंट है। आपने चेयर बना दी, यूज़ क्या है, डिफरेंट है। आपने बोर्ड बना यूज़ क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, जिसको हम क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चर कहेंगे। या कोई भी प्रोसेस विच इज़ इंसिडेंटल टू द कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, ये जो जॉइंट प्रोडक्ट्स बनते हैं या बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो इसका पार्ट होते हैं। आपने इंटरमीडिएट या मैट्रिक में वो प्रोसेस पढ़ा होता है केमिस्ट्री में, डिस्टिलेशन का, कि आप लोग पेट्रोल बनाने जाते हैं लेकिन साथ आपका कोल टार, डीजल, केरोसिन और सारा कुछ बन रहा होता है, तो ये आपके बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं।
निकालना आपने पेट्रोल है, लेकिन ये भी सब कुछ बन रहा है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चर ही कह रहे होंगे। फिर प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, लिथोग्राफी, इनग्रेविंग, कल को जो कबर पे लिखा रहेगा आखिरी आराम का, वो भी इनग्रेव ही तो कर रहे हैं, वो भी क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी। अब कह सकते हैं कि हम कब्रें बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे हैं। असेंबलिंग, चीज़ों को जोड़ रहे हैं, मिक्सिंग, कटिंग, डाइल्यूटिंग। डाइल्यूटिंग का मतलब क्या होता है, पानी डालना। डाइल्यूट का मतलब होता है गाढ़ा करना। डाइल्यूट का मतलब होता है उसका गाढ़ेपन को कम करना, पानी डालना। तो गुज्जर क्या करते हैं, तो वो बाकायदा मैन्युफैक्चरर हैं दूध के, क्योंकि वो दूध 1 किलो लेके आते हैं और करते कितना है, 100 किलो। तो वो जो 1 किलो को डाइल्यूट कर करके 100 किलो करके बेच रहे होते हैं, ये भी तो मैन्युफैक्चरिंग ही हुई। अब वो पानी नहीं डालते, बड़े नेक हो गए हुए हैं, अब बर्फ़ डालते हैं बीच में। तो बर्फ़ पूरी ला के स्लैब डाल देंगे, पिघल देगी, भाई हम क्या करेंगे, अगर ना डालें दूध ख़राब हो जाएगा, तो अगर डालेंगे तो दूध में मिलावट हो जाएगी, क्योंकि हम नहीं कर रहे, ये बर्फ़ खुद पिघली है, तो बर्फ़ काफर है, लेकिन वो कभी भी डाइल्यूटिंग नहीं कर रहे होते। फिर बॉटलिंग, पैकेजिंग, रीपैकेजिंग, ये सारा कुछ क्या होता है आपका, मैन्युफैक्चरिंग ही आ रहा होता है। इन्हें पढ़ लें जल्दी से, फिर आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर वगैरह क्या होते हैं, इनको भी देखते हैं। रीड ओनली है। तो इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर किसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है अ पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड बाय अ मैन्युफैक्चरर, कि इसको किसने रखा है, मैन्युफैक्चरर ने। इसके 2 काम हो सकते हैं, या तो मैन्युफैक्चरर के लिए जाएगा, जो रॉ मटेरियल ख़रीदेगा उसको ला के देगा, या मैन्युफैक्चरर से उसके फिनिश गुड्स ख़रीदेगा और जाके आगे बेच रहा होगा। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। रिमेंबर, अगर डिस्ट्रीब्यूटर, ये चीज़ बुक में भी लिखी हुई है और ये इंपॉर्टेंट भी है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कमीशन बेस पे काम कर रहा है, मतलब ख़रीदता नहीं है, सामान लेके आता है, बेचता है, उससे मैन्युफैक्चरर जो है कमीशन पे कर देता है, तो फिर उस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए रजिस्टर्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर ख़रीद के बेच रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर सामान ख़रीदेगा फिर आगे बेचेगा, तो उसके लिए रजिस्टर्ड होना क्या है, कंपलसरी है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि जब आप कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं, आपने तो कोई चीज़ ख़रीदी ही नहीं है। जब आपने ख़रीदी ही नहीं है तो कोई आपने इनपुट टैक्स पे किया होगा, नहीं पे किया होगा, और आप जब बेच रहे हैं वो चीज़ आपकी है भी नहीं, आप तो किसी और के भी हाथ से बेच रहे हैं। तो जब आप कमीशन बेस पे काम कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप उसके एजेंट होते हैं, प्रिंसिपल तो वही है। तो इसलिए वो ना आप आउटपुट टैक्स लेते हैं, ना आपने इनपुट टैक्स पे किया होता है, इसलिए आपको रजिस्टर्ड होने की कोई किसी किस्म की नीड नहीं होती। लेकिन अगर आप ख़रीद के बेच रहे हैं तो फिर आप क्या होंगे, रजिस्टर्ड जो है वो हो रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद है होलसेलर। ये कौन होते हैं, जो डायरेक्ट सामान ख़रीदते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से या मैन्युफैक्चरर से और होल सेल प्राइस के ऊपर बेच रहे होते हैं। आपने अक्सर नाम सुना होगा थोक और परचून का, जिसको आप बचपन में थूक पढ़ते थे, आपके नहीं, हम नहीं पढ़ते थे तो झूठ ही होगा, आप हमेशा इसको फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हैं थूक ही पढ़ते हैं। इवन एक होता है वर्ड किताबचा, बुकलेट को कहते हैं किताबचा, उससे आप कुत्ता बच्चा पढ़ते हैं, आपके नहीं, इतने आप मिर्ज़ा गालिब लाइए, मुझे चपेट पड़ी हुई है आज तक, मेरी ना लाइफ की मेमोरी है, क्लास 2 या 3 में था या शायद 1 में था, तो मैं बिल्कुल सबसे आगे खड़ा रीडिंग कर रहा था उर्दू की। अब ये वर्ड आया किताबचा, मैंने भाई फर्स्ट टाइम पढ़ा है, अब मैं फ्लो में, मैंने कुत्ता बच्चा पढ़ लिया, चपेट यहाँ से आई है, पड़ गई मुझे, अब मुझे क्या पता भाई,
तो मुझे बता दो इससे किताबचा कहते हैं। तो ये वर्ड्स उर्दू के होते हैं जो आप हमेशा क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम गलत प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। तो जब आप थूक का वर्ड पढ़ते हैं जो बेसिकली क्या होता है, थोक होता है, विच मीन्स बल्क, कि आप बल्क में ख़रीदते हैं और बल्क में बेच रहे होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, होल सेलर्स कहते हैं। ये बेसिकली किन को बेचते हैं, रिटेलर्स को बेच रहे होते हैं। इनके पास अथॉरिटी होती है कि आपका टैक्स भी क्या करते हैं, विद हेल्ड कर सकते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर भी रीड ओनली है, होल सेलर भी रीड ओनली है, पेपर्स में आप नहीं पूछेगा वो। अच्छा जी, रिटेल प्राइस और रिटेलर है ना, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम थर्ड स्केड्यूल डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, बस ये देख लें कि रिटेल प्राइस वहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन रिटेलर क्या होता है, रिटेलर वो बंदा है जो रिटेल प्राइस के ऊपर जनरल पब्लिक को गुड्स बेच रहा है। ये जो गली मोहल्ले के दुकानदार हैं सारे कौन हैं, ये रिटेलर कहला रहे होते हैं, बिकॉज आप इनसे जाके क्या कर रहे होते हैं, गुड्स खरीद रहे होते हैं। और किस प्राइस पे गुड्स खरीद रहे होते हैं, रिटेल प्राइस के ऊपर आप गुड्स जो है वो खरीद रहे होते हैं। और रिटेल प्राइस होती क्या है, बेसिकली ये वो प्राइस है जो मैन्युफैक्चरर फिक्स करता है कि भाई मेरी प्रोडक्ट्स जो है इतने की बिकेंगी या मेरी प्रोडक्ट्स इतने की बेची जाएंगी बाय एट द एंड कंज्यूमर, उसको हम क्या कहते हैं, रिटेल प्राइस जो है वो कह रहे होते हैं। उसके बाद है कॉटेज इंडस्ट्री, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्रैम करनी है। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या है, सबसे पहले कि नंबर 1 ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। ये कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो सकता, कोई रिटेलर नहीं हो सकता, कोई होलसेलर नहीं हो सकता। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात कर रहे हैं, जो इन सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करेगा। कौन कौन सी, नंबर 1 कि इसके पास कोई इंडस्ट्रियल गैस का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई इंडस्ट्रियल बिजली का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्रियल मीटर नहीं होना चाहिए, डोमेस्टिक मीटर हो हमें कोई मसला नहीं है। सेकंड, कहाँ पे होनी चाहिए, ये रेजिडेंशियल एरिया में, किसी भी फैक्ट्री एरिया या किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में ये नहीं होने चाहिए। नंबर 3, साल में कभी भी इसकी टोटल लेबर जो है वो 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसका एनुअल टर्नओवर, एनुअल कहते हैं सालाना, टर्नओवर कहते हैं सेल्स या रेवेन्यू, जिसका सालाना रेवेन्यू है वो 8 मिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल हों तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। और एक कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, सेल्स टैक्स में एग्जेम्प्ट होती है, इसको रजिस्टर्ड होने की कोई किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है, ये एग्जेम्प्ट होती हैं हमारी, ठीक है। कंपनी की डेफिनेशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे जब हम इनकम टैक्स पढ़ रहे होंगे, अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। तो इसको यहाँ वाइंड अप करते हैं। कल हम देखेंगे टैक्स फ्रॉड क्या होता है, इनवाइस, और जो छोटे मोटे किस चैप्टर के कंसेप्ट रह गए हैं वो डिस्कस करके इसके पास पेपर्स करेंगे। तो कल चैप्टर हमारा ये वाला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सैटरडे को आप जो है मुझे इस चैप्टर का फिर टेस्ट दे रहे होंगे। वैसे आपने देखा होगा कि हम हर जो एरिया आ रहा है उसके पास पेपर के सवाल साथ साथ कर रहे हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमने पास साथ साथ ही करने हैं इसके, ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो जाए। तो कल हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और सैटरडे को आप क्या करेंगे, इसका टेस्ट जो है वो दे रहे होंगे।